हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी चल रही होगी। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल टारगेट विथ जीके जीएस ऑनलाइन क्लासेज में। और आज हम लोग इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जो कि आपके बीपीएससी, टीआरई-4, यूपीपीसीएस, यूपीटीजीटी, पीजीटी, जीकेजीएस, आरपीएससी, एनटीपीसी और आरआरबी आदि परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण हैं। तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। और जो भाई बहन हमारे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और शेयर ज़रूर किया करें। और लास्ट में आप लोग कमेंट करके बताएं कि क्लास आप लोगों को कैसे लगती है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का लगभग काल है। तो हड़प्पा सभ्यता का जो काल है वो है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। दूसरा हमारा प्रश्न है कि किस आधार पर हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण 2500 ईसा पूर्व एवं 1700 ईसा पूर्व के मध्य किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेडियो कार्बन परीक्षण C14 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर के निम्नलिखित में से किस पुरातत्वविद ने सिंधु घाटी सभ्यता स्थल मोहनजोदड़ो की प्रारंभिक खोज की थी। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राखल दास बनर्जी ने सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल मोहनजोदड़ो की प्रारंभिक जो है खोज की थी। चौथा नंबर का प्रश्न है कि हड़प्पा की खोज का श्रेय किसे जाता है। तो हड़प्पा का जो खोज के श्रेय जाता है वो जाता है राय बहादुर दयाराम साहनी को। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर के हड़प्पा सभ्यता किस काल से संबंधित थी। तो हड़प्पा सभ्यता जो है हमारी 21 काल से संबंधित थी। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कांस्य युग। क्या हो जाएगा? कांस्य युग से संबंधित थी। 6वां नंबर प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। तो हड़प्पा सभ्यता का जो प्रचलित नाम है सिंधु घाटी सभ्यता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर, सिंधु सभ्यता संबंधित है। तो सिंधु सभ्यता जो है किससे संबंधित है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आद्य ऐतिहासिक युग से। क्या है? आद्य ऐतिहासिक युग से है। 8वां नंबर का प्रश्न है कि हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है। तो हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत है पुरातात्विक खुदाई। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पुरातात्विक खुदाई जो है ये प्रमुख स्रोत है। आगे चलते हैं। 9वां नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता नहीं थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता कौन सी नहीं थी। सड़कें सीधी एवं एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। मकान अच्छी व पक्की ईंटों से बने थे। नगर साफ सुथरे व जल मल निकासी सर्वोच्च थी। मकानों के दरवाजे पिछली ओर खुलते थे। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मकानों के दरवाजे पिछली ओर खुलते थे, यही बात जो है यही विशेषता नहीं थी, बाकी तीनों विशेषता सही हैं। 10वां नंबर का प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के औजार और अस्त्र मुख्यतया बनाए जाते थे। तो हड़प्पा सभ्यता के औजार और अस्त्र मुख्यतया किससे बनाए जाते थे। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तांबा, टिन और कांस्य के। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बिहार पीसीएस में पूछा गया सवाल है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। 11 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी स्थल के नाम पट्टिका अभिलेख मिलता है। तो सही उत्तर हो जाएगा 11 का हमारा ऑप्शन नंबर बी, धौलावीरा। निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी स्थल के नाम पट्टिका अभिलेख मिलता है। तो धौलावीरा में मिलता है। और निम्नलिखित में से क्या सुमेल नहीं है, सुमेलित नहीं है, इसको बताना है। तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन कालीबंगा ये हरियाणा में नहीं है, ये गलत है। तो यही हमारा सही हो जाएगा। बाकी लोथल गुजरात में है, रोपड़ पंजाब में है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था अर्थात बंदरगाह पूछ रहा है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोथल।
लोथल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह था, जिसे डॉकयार्ड कहते हैं। 14 नंबर प्रश्न है कि सिंधु घाटी की सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो ये कारक है तांबा। सिंधु घाटी की सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है तांबा। यूपीपीसीएस 1990 में पूछा गया सवाल है, इसको ध्यान रखिएगा। 15 नंबर का प्रश्न है सिंधु घाटी की सभ्यता मूलतः क्या थी? तो सिंधु घाटी की सभ्यता जो मूलतः थी वो थी शहरी सभ्यता थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता किसके लिए जानी जाती है? तो सही उत्तर हो जाएगा अपने नगर नियोजन के लिए, अर्थात अपने नगर विन्यास के लिए जानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, निम्नलिखित में आहार में से कौन सा आहार सिंधु घाटी सभ्यता के व्यक्तियों का मुख्य आहार था? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गेहूँ। गेहूँ क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के व्यक्तियों का मुख्य आहार था। 18 नंबर का प्रश्न है सैंधो स्थलों के उत्खननों से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 18 का ऑप्शन नंबर सी, बैल का। क्या हो जाएगा? बैल का हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न है हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी हैं? तो हड़प्पावासी जो है कपास। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। 20 नंबर का प्रश्न है कि पैमानों की खोज से यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? तो ये चन्हुंदड़ों में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 21 नंबर का प्रश्न है सैंधो सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो से। सैंधो सभ्यता के महान स्नानागार जो नहाने के स्थान थे वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए थे। 22 नंबर का प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तो सिंधु घाटी की सभ्यता की जो लिपि थी वो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जो पढ़ी नहीं जा सकी। ठीक है, 24 जो है हमारा 22 का डी सही हो जाएगा। 22 का क्या हो जाएगा? 22 का डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर के सिंधु घाटी के लोगों का संबंध था। तो सिंधु घाटी लोगों का संबंध किससे था? तो सुमेरिया से था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 24 नंबर का प्रश्न है हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था, अर्थात भगवान पशुपतिनाथ का। 25 नंबर का प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के विलुप्त हो जाने का क्या कारण माना जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, सभी हैं, अर्थात हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के साथ भूमि की उर्वरता का निरंतर कम होना, बाढ़ों का आना, विजातियों का आक्रमण। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, तीनों कारण हैं। 26 नंबर का प्रश्न है स्नानागार का फर्श पकी हुई ईंटों का बना होता था। स्नानागार का फर्श पकी हुई ईंटों पर बना होता था, तो ये सही उत्तर हो जाएगा इसका ये हमारा प्रश्न जो है मिस्टेक है कि स्नानागार का फर्श पकी हुई ईंटों पर बना होता था, ये मिस प्रिंटिंग हो गया। ये प्रश्न था कि मोहनजोदड़ो के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो सही उत्तर हो जाएगा स्नानागार का फर्श पकी हुई ईंटों का बना होता था, यही जो है सही हो जाएगा। ये मिस प्रिंटिंग हो गई है प्रिंट करने में। 27 नंबर का प्रश्न है कि शतरंज के बोर्ड को 2 नमूने किस सैंधो स्थल से प्राप्त हुए थे? तो लोथल से प्राप्त हुए थे। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। 28 नंबर का प्रश्न है कि सैंधो निवासियों के धार्मिक जीवन में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व विद्यमान नहीं था? तो विशिष्ट मूर्ति पूजा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 29 नंबर का प्रश्न है कि सैंधो सभ्यता के निवासियों द्वारा निम्न में से किस धातु का प्रयोग सर्वाधिक किया गया? तो सबसे ज़्यादा प्रयोग किया गया कांसा का, अर्थात कांच का। 30 नंबर का प्रश्न है कि सैंधो सभ्यता के लोग निम्न में किस धातु से परिचित नहीं थे? तो ये किससे परिचित नहीं थे? तो लोहा से। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
31 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पशु से सिंधु घाटी के लोग सामान्यतः परिचित नहीं थे? तो घोड़ा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। 32 नंबर का प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता से संबंध किन स्थलों से चावलों की खेती के प्रमाण मिलते हैं? तो चावलों की खेती के जो प्रमाण मिलते हैं वो है लोथल और रंगपुर से, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 33 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से किस फसल के उत्पादन के संबंध में सिंधु स्थलों से कोई प्रमाण नहीं मिलता है? तो दाल, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 34 नंबर का हमारा प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि में, तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि में इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, ऑप्शन नंबर हमारा 2 होगा। और एक ऑप्शन इसमें और होगा, एक ऑप्शन कौन सा होगा? चित्रों में प्रतीकों का प्रयोग किया जाता था। और तो ऑप्शन नंबर 1 एवं 2, ऑप्शन नंबर 1 एवं 2 हो जाएगा। आगे चलते हैं, जो वैदिक सभ्यता से संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं कि आर्य काल तथा हड़प्पा काल में प्रमुख असमानता थी। तो हड़प्पा नगरीय तथा आर्य ग्राम सभ्यता थी। आर्यों का समाज 4 वर्णों में विभाजित था। आर्य युद्धास्त्रों तथा युद्ध कला में अधिक निपुण थे। उपयुक्त तो सभी, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर का कि आर्यों का ईरान के मार्ग में भारत आगमन हुआ। तो लगभग 1500 ईसा पूर्व में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है कि आर्य शब्द प्राय निम्नलिखित में से किस लोगों को इंगित करता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडो यूरोपियन भाषी समूह के लोगों को। अगला क्वेश्चन है हमारा 4था नंबर है कि आर्य भारत में संभवतः आए। तो आर्य भारत में संभवतः आए मध्य एशिया से, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 5वां नंबर का प्रश्न है आर्य भारत में सर्वप्रथम कहाँ आए? तो आर्य भारत सर्वप्रथम आए थे पंजाब में, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आर्यों ने जो क्षेत्र सबसे पहले अधिकार में लिया वो कहलाता है। तो आर्यों ने जो सबसे पहले अधिकार में लिया था वो था सप्त सिंधु, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 7वां नंबर का प्रश्न है कि हिंद भारत की जनता के शासनदर में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था तो अरबियों ने किया था, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। 8वां नंबर का प्रश्न है कि प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था। तो जीविकोपार्जन का जो मुख्य साधन था वो था कृषि, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। 9 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में आर्यों की विशेषता क्या नहीं थी? तो आर्यों की विशेषता नहीं थी धर्मांधता, अर्थात धर्म में अंधे नहीं थे। बाकी समाज 4 भागों में बांटा हुआ था। सामाजिक जीवन का आधार परिवार था। मुख्य व्यवसाय कृषि था। ये सब सारी बातें सही हैं, लेकिन ये गलत है, तो हमारा ऑप्शन यही सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 10 नंबर हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वर्ण में आर्य काल में समाज विभाजित नहीं था? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। निम्नलिखित में से किस वर्ण में आर्य काल में समाज विभाजित नहीं था? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, ये सभी। 11 नंबर का प्रश्न है मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो पूर्व आर्य काल से, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 12 नंबर, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद हमारा ऋग्वेद है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 13 नंबर का प्रश्न है सर्वाधिक प्राचीन वेद ऋग्वेद है जिसमें ईश्वर स्तुति के मंत्र हैं, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हमारा है 14 नंबर कि ऋग्वेदिक आर्यों द्वारा देवताओं का जो विभाजन किया गया है कह रहे हैं कि ऋग्वेदिक आर्यों द्वारा देवताओं का जो विभाजन किया गया है उनका निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख आधार था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रकृति था। अगला क्वेश्चन 15, निम्नलिखित में से किस शब्द का ऋग्वेद में सबसे अधिक बार उल्लेख हुआ है? तो ओम का, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 16 नंबर का प्रश्न है कि प्राचीन काल में कितने प्रकार के विवाह प्रचलित थे? तो प्राचीन काल में 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे अगला टॉपिक हमारा है धार्मिक आंदोलन बौद्ध एवं जैन धर्म। तो बौद्ध तथा जैन दोनों
ही धर्म विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यूपीपीसीएस में पूछा गया सवाल है 1916 में। दूसरा नंबर का प्रश्न है, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ और कब और कहाँ हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था। तीसरा नंबर का प्रश्न है कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध ने धर्मचक्र परिवर्तन के रूप में ज्ञात अपना प्रथम धर्मोपदेश किस स्थान पर दिया था? तो सारनाथ में दिया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित स्थानों में किस स्थान पर महावीर का परिनिर्वाण हुआ? तो महावीर का परिनिर्वाण हुआ था ऑप्शन नंबर डी पावापुरी में। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। छठवां नंबर का प्रश्न है कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द था। तो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए जो शब्द था वो था कैवल अर्थात मोक्ष। सातवां नंबर का प्रश्न है कि ऋग्वेद में निम्नलिखित में से के दो जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? तो जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है ऋषभदेव और अरिष्टनेमि का। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अब अगला टॉपिक हमारा है महाजनपद एवं मगध साम्राज्य से। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है? तो पाली है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। दूसरा नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन महाजनपद यमुना नदी के तट पर स्थित था? तो यमुना नदी के तट पर स्थित था वत्स। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है कि सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? तो नंद वंश। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। चौथा नंबर के झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध वितस्ता का युद्ध किन किन शासकों के बीच लड़ा गया? तो ये पोरस एवं सिकंदर के बीच लड़ा गया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लगा लीजिएगा टिक, ये हर बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। पांचवां नंबर का प्रश्न है गांधार कला शैली का एक संश्लेषण है। तो गांधार कला शैली का एक संश्लेषण है भारतीय तथा यूनानी कला का। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब अगला टॉपिक हमारा है मौर्य साम्राज्य एवं संगम युग। तो मौर्य साम्राज्य एवं संगम युग से जो है कुछ सवाल हैं कि इंडिका मूलतः लिखी गई। तो इंडिका मूलतः जो लिखी गई थी वो थी मेगास्थनीज के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि ब्राह्मी लिपि को पढ़ने की विधि किसने खोज निकाली थी? तो ब्राह्मी लिपि को पढ़ने की खोज निकाली थी जेम्स प्रिंसेप ने। ये बहुत बार परीक्षा में पूछा गया सवाल है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। तीसरा नंबर का प्रश्न है कि प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था? तो वो था चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चौथा नंबर का प्रश्न है कि अशोक ने 261 ईसा पूर्व कलिंग को जीतने के बाद क्या किया था? तो जो अशोक ने 261 ईसा पूर्व कलिंग को जीतने के बाद भारी रक्तपात देखकर बौद्ध धर्म को अपनाया और उसका प्रचार किया था। आगे चलते हैं। 5वां प्रश्न हमारा है कि सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो सांची का स्तूप बनवाया था अशोक ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न है कि अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ये भी बहुत बार परीक्षा में पूछा गया सवाल है। 7वां नंबर का प्रश्न है भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ करवाया? तो भारतीयों के लिए जो है महान सिल्क मार्ग जो है किसने चालू कराया? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कनिष्क ने। 8वां नंबर अर्थशास्त्र निम्नलिखित में से किस पर प्रबंध है? तो राजनीति दर्शन पर है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। 28 का सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तो मित्रों इतना ही था हमारे क्लास में। कुल इतने ही टॉपिक से प्रश्न थे। तो आप लोगों को क्लास कैसे लगी कृपया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन ज़रूर दबाइएगा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू हमारी क्लास देखने के लिए।